नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंजंक्शन पर बात होगी। कंजंक्शन यानी ग्रहों की युति। जब एक भाव में दो ग्रह बैठ जाते हैं तो उनको कंजंक्शन कहा जाता है, युति कहा जाता है। और ये कंजंक्शन मेरी समझ के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों के बीच में है और उसको समझना आप सभी के लिए आवश्यक भी है। और ये कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है कि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी आप सभी के दिमाग में हैं। और वो कंजंक्शन है मून सैटर्न कंजंक्शन, चंद्रमा और शनि की युति। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से इस कंजंक्शन को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि चंद्रमा क्या है, शनि क्या है। इनकी युति जब किसी भी ग्रह में, किसी भी भाव में होगी तो क्या फल दे सकती है और किस तरह से आपको इस कंजंक्शन को समझना और पढ़ना चाहिए, इसका फलित कैसे निकालना चाहिए। और लास्ट में कोशिश करूंगी कि एक दो कुछ बड़ी नोटेबल लोगों की हॉरोस्कोप्स आपके साथ शेयर करूं और बताऊं कि किस तरह से ये योग काम करता है। सबसे पहले शुरू करूंगी अपनी बात को कि आखिर ये दो ग्रह है क्या है। तो चंद्रमा की बात अगर होगी तो सबसे पहला जो एक सिग्निफिकेशन आएगा वो आएगा कि चंद्रमा मन है। हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि चंद्रमा मन है हमारा। सूर्य अगर आत्मा है, रीजनिंग है, तो चंद्रमा मन है, फीलिंग है, इमोशन है। और अगर हमारा किसी चीज के लिए मन ही न करे तो क्या हम वो काम कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो मेरे हिसाब से चंद्रमा आपके मन को गाइड करने वाला प्लैनेट है, इसलिए इसकी स्थिति हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अगर मेरा मन ही नहीं करेगा खाना खाने का तो मैं खाना खाऊंगा कैसे? दूसरा जो चंद्रमा का सिग्निफिकेशन है वो चंद्रमा अमृत तत्व है आपकी जिंदगी का। आपके शरीर का 72% हिस्सा जो पानी है वो चंद्रमा है, इसीलिए आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है। और तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपकी मां भी है और हमारा मन सबसे ज्यादा अपनी मां से ही जुड़ता है। तो मन है, इमोशंस है, फीलिंग है, हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी वो भी चंद्रमा है, मां है। हमारे घर, जो हमारा घर होता है, सुख सुविधा आराम, चौथा घर, वो भी काल पुरुष में चंद्रमा ही रूल करते हैं। तो सुख, शांति, इमोशन सब कुछ चंद्रमा है और सबसे बड़ा मन है। अब बात होगी शनि क्या है। अगर शनि के एक सिग्निफिकेशन को मैं ये कहूं कि इसके अलावा शनि और कुछ नहीं, तो एक बात है कि शनि कर्म है। अब चाहे वो काल पुरुष में 10वें घर के कर्म स्थान के मालिक बन जाते हो, चाहे वो करियर को दिखाने वाले ग्रह बन जाते हो, चाहे वो हार्ड टास्क मास्टर बन जाते हैं, चाहे जज बन जाते हैं, दंडाधिकारी बन जाते हैं, डिसिप्लिनेरियन बन जाते हैं, अनुशासन बन जाते हैं शनि। तो शनि का एक सिग्निफिकेशन जो सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से वो कर्म है। इसके बाद शनि जो है हार्डशिप देता है, शनि बाउंड्रीज देता है, यानी सीमाएं निर्धारित करता है, डिसिप्लिन करता है, अनुशासन देता है और लगातार काम करने की एक इच्छा शक्ति भी शनि ही देता है। इन सबके साथ ही साथ शनि का जो एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है वो विरक्ति का देना भी है। मतलब शनि इस राग, भोग, विलास से विरक्त ग्रह है। परम मित्र शुक्र के होते हुए भी वो शुक्र के सिग्निफिकेशंस में प्रसन्न नहीं होते। तो शनि कहीं ना कहीं एक विरक्ति है। तो अगर इस तरह से समझे कि कर्म भी है, विरक्ति भी है और मन भी है, अनुशासन प्रियता भी है, चंद्रमा चंचलता भी है,
अगर इनकी स्पीड की बात करें तो चंद्रमा जिस यात्रा को एक राशि को क्रॉस करने में 2.5 दिन लेता है, 2.25 दिन लेता है, अगर उसी यात्रा पर शनिदेव निकलते हैं तो 2.5 साल लगाते हैं। एक सुपरसोनिक विमान है और दूसरा बैलगाड़ी है। उसकी गति की अपनी एक सीमा है और मन की कोई सीमा नहीं होती। अब जहां पर एक ग्रह हमको सीमित कर रहा है, अनुशासित कर रहा है, और वहीं दूसरा ग्रह हमको बेहिसाब, मन चंचल है, जहां आप नहीं पहुंचते वहां मन पहुंच जाता है ना। तो मन को जब एक अनुशासन मिलता है कर्म का या धीरे चलने का, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है वो एक कहीं ना कहीं एक अकुलाहट, छटपटाहट तो जन्म लेती ही है। मन है राग रंग में सुख शांति को देने वाला चौथे घर के मालिक हैं चंद्रमा, और शनि कहता है विरक्त हो जाओ, ध्यानी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ। क्या रखा है इस राग रंग में? तो जब ये दो ऑपोजिट जॉनर के प्लैनेट्स एक साथ मिलते हैं तो एक इस तरह की मानसिक छटपटाहट देते हैं। लेकिन केवल और केवल इस योग के विषय में जो कहा जाता है कि ये विष योग है या काफी खराब योग है, उस विषय में आज आपकी सारी भ्रांतियां मैं दूर कर दूंगी। तो पहला मानिए कि ये एक पॉइंट समझिए कि कर्म और मन का संयोजन है, और यहां पर मन के ऊपर एक लगाम लगाई जाती है, अनुशासन दिया जाता है। इसलिए कई बार इनिशियल ईयर्स में चंद्रमा एक यंग प्लैनेट भी है, तो यंग एज में ये चीजें ज्यादा हमारे ऊपर असर करती हैं। धीरे धीरे जब हमारा मन शनि के डिसिप्लिन को स्वीकार कर लेता है, शनि के कर्म करने की क्षमता को, उसके न्याय और दंडाधिकारी के स्वरूप को समझ लेता है, तब क्या होता है? तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इस अनुशासन को स्वीकारते हैं, हार्डशिप्स को स्वीकारते हैं, और फिर जाकर हम एक रास्ता लेते हैं जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म का रास्ता। शनि एक हार्ड टास्क मास्टर है। वो ये तो मान लीजिए कि आपके मन को कंट्रोल करके ही रहेगा। ये कंजंक्शन जिसके भी हॉरोस्कोप में होगा, कहीं भी होगा, वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। भले ही शुरू के दिनों में अपने जीवन में वो थोड़े ढीले रहे हों, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ता है वो परफेक्शनिस्ट होते हैं और एक हार्ड टास्क मास्टर भी होते हैं। तो कई बार ऐसे लोगों को लोग जो हैं वो कम पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही एक थोड़ी सी डिसिप्लिन की, अनुशासन की, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और सब चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए भी आप अवश्य देखेंगे। चंद्रमा जो कि एक अमृत था और उसको जब शनि का साथ मिला, जो कि कहीं ना कहीं क्रूअल प्लैनेट है, कहीं ना कहीं क्या शनि क्रूर ग्रह ही है, तो जब मन के अंदर एक क्रूरता आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कई बार इमोशंस के मामले में भी कम होते हैं। I mean, उनका जो इमोशनल तत्व है वो काफी ड्राई हो जाता है, तो ये लोग काफी रूखे हो जाते हैं या असंवेदनशील भी कहा जा सकता है। पर अगर यहां पर एक क्लैरिटी कर दूं कि अगर चंद्रमा जल तत्व राशियों में होगा तो ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, यानी कि बात बात पर रोने वाले लोग, अपनी हर बात को दिल पर लगाने वाले लोग तब होंगे जब चंद्रमा जल तत्व राशियों में होगा और शनि के साथ होगा। अदरवाइज और राशियों में ये कंजंक्शन होगा तो आप देखेंगे, आप कहेंगे बहुत रूखा है ये व्यक्ति, इसके अंदर भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अनुशासन के नीचे, कर्म के नीचे दबा दिया है। तो इस तरह से इस कंजंक्शन को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए काफी आसान होता है। कुछ पॉइंटर्स आपको दे देती हूं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इस
कंजंक्शन को समझना है और किस कुंडली में कैसा फल देगा, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। आप लोग चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताई कि अगर ये कंजंक्शन है तो फिर आपका चंद्रमा जल तत्व राशियों में ना हो, ये बहुत अच्छा होगा, पहला। दूसरा, आपका जन्म अगर अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का है, मतलब शुक्ल पक्ष का है, जहां हम मानते हैं कि चंद्रमा ताकतवर होता है, तो भी इस ग्रह का जो नेगेटिव इंपैक्ट है, यानी कि मन को कमजोर करने वाला, वो कम होगा, क्योंकि चंद्रमा यहां पर ताकतवर है। इसको हम कहते हैं ना वेनिंग मून और वैक्सिंग मून। तो अगर बढ़ता हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए मन आपका ताकतवर है और इसके नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष यानी घटते चंद्रमा के समय आपका जन्म है तो इसके रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव देखेंगे। तीसरी बात कि अगर आपका चंद्रमा उच्च राशि में है, यानी वृषभ का चंद्रमा है, और फिर ये कंजंक्शन बनता है, तो आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। आपके अंदर गजब की रीजनिंग की क्षमता होगी। आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। आप समाज को छोड़ सकते हैं, मतलब रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, विरक्त हो जाना, छोड़ देना, आध्यात्म में बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। और अगर शनि की लॉर्डशिप अच्छी होती है, यानी कि अगर वृषभ और तुला के लिए खास करके शनि बहुत योग कारक बनते हैं, अगर इन कुंडलियों में शनि का और चंद्रमा का कंजंक्शन हो रहा होगा तो जनरली आप देखेंगे, और अगर चंद्रमा इन शर्तों को पूरा करता है कि उच्च का हो या फिर शुक्ल पक्ष का हो, तो भी आप देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप बहुत बड़े स्कॉलर हो सकते हैं। ऐसे लोगों की एनालिसिस की जो क्षमता है या सिंथेसिस करने की, यानी कि बाल की खाल निकालने की, वो अद्भुत होती है। बहुत ज्ञानी हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कर्म और मन एक तरह से जुड़ गए हैं। और जहां पर मन जुड़ जाए और कर्म भी जुड़ जाए तो आप राजा निश्चित बन सकते हैं। तो बड़े अचीवर्स आप बन सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी मैंने देखा, क्योंकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनते हैं, और अगर ये भाग्य के मालिक चंद्रमा के साथ युति करते हैं और अच्छे स्थान में है, चंद्रमा पॉजिटिव है, शुक्ल पक्ष का है, तो आप मान लीजिए कि ये युति आपको राजा बना सकती है। तो पहला हो गया कि चंद्रमा का ताकतवर होना, जल तत्व राशियों में ना होना, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देख लीजिए। उसके बाद डिग्रीज भी देख लीजिएगा कि इनका क्लोज कंजंक्शन ना हो, थोड़ा सा अगर दूरी होगी तो अच्छा होगा। और एक डिग्रीज के विषय में आपको एक और सिद्धांत दे देती हूं, कम डिग्री वाला अच्छा है, ज्यादा डिग्री वाला अच्छा है, भूल जाइए। डिग्री का एक बड़ा सिद्धांत आपको देती हूं कि जो डिग्री आपकी लग्न की है, माना आपकी लग्न की डिग्री 12 है, 12 डिग्री पर आपकी लग्न उदय हो रही है, तो जो ग्रह भी 12 डिग्री के क्लोज होगा वो आपकी कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली होगा। आज आपको डिग्रीज के लिए भी एक टिप दे दी है ज्योतिष के विद्यार्थियों। आपके लिए एक टिप है कि लग्न की डिग्री के करीब जो ग्रह होते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली या ताकतवर होते हैं, अच्छा या बुरा दोनों फल देने के लिए। अच्छे नहीं हो जाते हैं, ये भूल जाइएगा, पर अगर वो ग्रह अच्छा फल देने वाला है तो जरूर देगा अपनी दशा अंतर दशा में, और अगर खराब देने वाला है तो भी जरूर देगा अगर वो लग्न की डिग्री के क्लोज है। मतलब 12 डिग्री है तो 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री पर जो ग्रह होंगे वो काफी प्रभावशाली हो जाएंगे। तो डिग्रीज को भी चेक कर लें। उसके बाद जो एक इंटरनल ज्योतिष जिसको मैं कहती हूं, जहां पर मैंने नक्षत्र के विषय में जब बात की थी तो मैंने कहा था कि ये राशियां हमारा आउटर पर्सनालिटी होती हैं, हम कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन जो नक्षत्र होते हैं वो हमारे कोर, जिसको आप कहते हैं ना अंतर मन को, या अंतर मन से भी अंदर कोई चीज है, हम अंदर से क्या हैं, या अंदर हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं,
वो आप नहीं जान सकते राशि से, वो नक्षत्र बताते हैं। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि शनि किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहां पर है, कैसा है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहां है। तो अगर डिग्री वाइज देख लिया, उसके बाद नक्षत्र देख लिए, फिर तीसरी बात कि अगर इस कंजंक्शन को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाती है तो ये अध्यात्म के लिए एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप जब इस कंजंक्शन को समझेंगे तो जल्दबाजी करके किसी की भी हॉरोस्कोप देखकर ये नहीं कहेंगे तुम्हारा विष योग है, या आप डिप्रेशन में होंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी ना हो और वो बहुत सफल हो या बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। तो कभी भी आप ज्योतिष में प्रिडिक्शन करते वक्त सरसरी निगाह से ग्रहों के राशि को देखकर और उनके बाहरी स्वरूप को देखकर प्रिडिक्शन ना करें, अक्सर आपसे गलतियां होंगी। तो इस कंजंक्शन को विष योग और अमृत योग में बदलने में ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। शनि की लॉर्डशिप अच्छी हो, चंद्रमा जल तत्व राशि में ना हो, डिग्री दूर दूर हो, जिस ग्रह, अगर शनि की डिग्री लग्न के डिग्री करीब होगी तो निश्चित रूप से आप बहुत परफेक्शनिस्ट होंगे। लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप तो बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। वहीं अगर चंद्रमा की डिग्रीज होंगी तो आप थोड़े से इमोशनली वोलेटाइल होंगे। आप बात पर संवेदनशीलता को ले आएंगे और आंसू आ जाएंगे। कई बार आप थोड़ा बहुत कभी डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर शनि कमजोर और चंद्रमा ताकतवर होता है तो फिर आप थोड़े से कुछ करने की इच्छा नहीं है, ढीले हैं, लेटे रहें, यानी कर्म की प्रबलता नहीं आ रही ना। अगर शनि कमजोर है, केवल मन चल रहा है, तब ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक और बात कि अगर इस कॉम्बिनेशन को आप 7वें घर में देखते हैं तो थोड़ा सा मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि 7वें घर में जब कर्म और मन की स्थिति आ जाए और इनमें ये आप सारे फैक्टर्स लगाकर देख लें कि चंद्रमा वीक तो नहीं है या शनि बहुत प्रबल तो नहीं है, तब क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में एक शुष्कता, एक क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड, एक दूसरे के विषय में कमियों को ढूंढना, मन और कर्म में एक युति ना बन पाना। आप देखेंगे इस योग को कई बार ज्योतिष में पुनर्भू योग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप आपने कोई जैसे सगाई कर ली और उसके बाद तोड़ दी, क्योंकि क्या पहले मन हुआ लेकिन वो कर्म तक नहीं गया, यानी शादी तय हुई लेकिन शादी में तब्दील नहीं हुई, या पहला रिश्ता टूट जाए, दूसरा विवाह हो, इस तरह का भी देखा जाता है। इसको पुनर्भू योग भी ज्योतिष में कहा जाता है। केवल 7वें घर में अगर ये कंजंक्शन है और वहां भी अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तब ज्यादा ये चीजें होगी। पर अगर एक बार ये शादी टूट जाए, कोई सगाई वगैरह, दोबारा कोई शादी हो, कुछ हो, तो फिर वो अच्छी चल जाती है, क्योंकि तब तक आप काफी पक्के हो जाते हैं और आप रिश्ते की बारीकियों को समझ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन इनफैक्ट आपको ना एक प्रोग्रेशन देता है। शुरू में भले ही खराब, लेकिन धीरे धीरे आप काफी समझदार हो जाते हैं। बस शर्त एक है कि यहाँ पर शनि को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से शनि अच्छे फल देने वाले हों। अगर खराब फल देने वाला शनि होगा तो ये कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस जिसको आप कहते हैं, लाएगा। तो ये ना तो विष योग है ना अमृत योग है, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है। उसकी टोटलिटी में, यानी पूर्ण रूप से वो किस तरह के फल आपकी कुंडली में दे रहा है, उसके आधार पर आप ये निर्धारित करेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ कुंडलियां जो है वो शेयर करूंगी कि जिसके से आपके दिमाग में ये भ्रम बिल्कुल निकल जाए
कि ये आपको अध्यात्म की तरफ बहुत ऊंचाई दे सकता है, ये आपको बहुत कट्टरपंथी बना सकता है, ये आपके विवाह में तकलीफ दे सकता है। लेकिन एक ही योग इतने असर दे रहा है, इसलिए ये तो निश्चित है कि ये विष योग नहीं है। हर स्थिति में ये विष योग नहीं है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है और शनि बहुत ताकतवर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़े से आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और आप कभी कभी काफी लेथार्जिक और इस तरह के डिप्रेशन वगैरह में जाते हैं। बट जनरली आप इस कॉम्बिनेशन को देखकर विष योग ना कह दें। सबसे पहले मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ एक हॉरोस्कोप स्वामी विवेकानंद की। आई होप आपको दिख रही है। विवेकानंद का ये जो कॉम्बिनेशन है ये धनु लग्न की कुंडली है और 10वें घर में बन रहा है। मैं पास से दिखा रही हूं आपको कैमरे के। तो 10वें घर में शनि और चंद्रमा एक साथ हैं। चंद्रमा जो है 8वें घर का मालिक है और शनि जो है वो आपके दूसरे और तीसरे घर के मालिक हैं। थर्ड लॉर्ड और आपका 8th लॉर्ड 10वें घर में। देखिए इनको भी विरक्ति हुई। यहां पर शनि अपने मित्र की राशि में है। 10वां घर काल पुरुष में उनका अपना घर है। शनि काफी स्ट्रांग थे और चंद्रमा जो है वो भी 8th लॉर्ड है, इसलिए इन्होंने अपने जीवन में एक जिसको आप कहते हैं कि सन्यासी हो गए थे, स्वामी हो गए थे, दुनियादारी से विरक्ति हो गई थी। लेकिन देश विदेश, हाँ, इस कॉम्बिनेशन की एक और खासियत होती है कि आप काफी यात्राएं कर सकते हैं। मून सैटर्न कंजंक्शन देश विदेश की यात्राएं करा सकता है और कई बार ये कॉम्बिनेशन आपको विदेश में ज्यादा सफल भी कर सकता है। अगर 10वें घर में है, आपका नाम दूर दूर तक हो सकता है, आप काफी यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से ये विवेकानंद की कुंडली में तीसरे घर का और चौथे घर का दूसरे और तीसरे घर का मालिक 10वें घर में है, तो इन्होंने एक विरक्ति पहले ली, स्वामी बन गए, संत हो गए बहुत कम उम्र से ही, और उसके बाद इन्होंने काफी यात्राएं की और अपने धर्म का प्रचार, जिसको आप कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार इन्होंने देश विदेश में किया। क्या आप इतने ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति को इस कॉम्बिनेशन को देखकर आप कह सकते हैं कि ये विष योग का निर्माण करता है। दूसरा एक बहुत ही बड़े व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे और वो है गुरु नानक साहब की कुंडली में। गुरु नानक साहब की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। फिर से आप देखेंगे 10वें घर में ये बन रहा है। चंद्रमा उच्च का है और इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था, यह आप सबको पता है। तो यानी चंद्रमा पूर्णिमा का था, उच्च का था। शनि जो थे वो 6ठे और 7वें घर के मालिक होकर 10वें घर में थे, इसलिए इनको भी मतलब परिवार और आपका पत्नी और इस सब से तो कोई योग नहीं बना, विरक्ति हुई संसार से। लेकिन इन्होंने समाज के लिए, छठा घर सेवा कार्य का होता है, तो जब छठे घर का मालिक 10वें घर में आ गया उच्च के चंद्रमा के साथ, जो कि 12वें घर का भी मालिक था, यानी कि विरक्त तो इनको होना ही था, आध्यात्म में तो इनको जाना ही था। लेकिन इन्होंने समाज को एक पूरी, जिसको आप कहते हैं कि नई दिशा दिखा दी, एक पूरा पंथ स्थापित कर दिया। इस योग को क्या आप विष योग कह सकते हैं? तो देखिए किस तरह से चंद्रमा की स्थिति जो है वो आपको शनि और चंद्रमा की लॉर्डशिप, ये सब आपको बताती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग दे देती हूं, और ये जितनी भी हॉरोस्कोप्स मैंने ली हैं ये B.V. रमन साहब की नोटेबल हॉरोस्कोप से, एक कलेक्शन उनका है, बुक है, उससे ली है। तो मुझे इनके बर्थ डाटा की ऑथेंटिसिटी मैं नहीं गारंटी लेती हूं, ये इतने बड़े ज्योतिषी का कलेक्शन है, इसलिए मैंने उसको बेस बनाया है। सो मुसोलिनी, एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी मुसोलिनी। अब यहां आप देखेंगे कि मुसोलिनी में भी चंद्रमा 8वें घर में है, उच्च का ही है, ये देख लीजिए उच्च का ही है, साथ में शनि है और शनि जो है लिब्रा लग्न है, यानी कारक ग्रह है, योग कारक है, 8वें घर में
10वें घर के मालिक के साथ बैठ गया है, तो इसने अपने पंथ को, अपने धर्म को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मतलब किसी भी लेवल पर चला गया। ये व्यक्ति थोड़ा जुनूनी हो गया, कट्टरपंथी हो जाते हैं ना, हार्ड टास्क मास्टर हो जाते हैं। और साथ में मार्स यानी मंगल के कंजंक्शन की वजह से मुसोलिनी के अंदर एक क्रूरता ने भी जन्म ले लिया। उन्होंने नरसंहार कर दिया और उनको इसका कोई पश्चाताप नहीं हुआ। तो देखिए किस तरह से इस कंजंक्शन की प्योरिटी आपको देखनी होगी। पहले प्योरिटी, चंद्रमा की ताकत, वो मैं सब बता चुकी हूं। उसके बाद किस ग्रह का संयोग हो रहा है। मंगल के कंजंक्शन ने इनको एक क्रूर फैनेटिक बना दिया, अपने धर्म को, अपने मतलब लोगों के लिए दूसरे लोगों का नरसंहार करने से भी नहीं रोका। तो ये एक जुनूनी जिसको आप कहते हैं वो तो बनाता है ये कॉम्बिनेशन। बट यही कॉम्बिनेशन गुरु नानक भी बनाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब एक मेरे क्लाइंट की हॉरोस्कोप है, जो मैंने अपनी तीसरी बात आपसे कही थी कि अगर 7वें घर में ये योग है तो ये पुनर्भू योग का निर्माण करता है। 7वें घर में चंद्रमा है, अपनी राशि में है, लग्न का मालिक 7 है, जल तत्व राशि में चंद्रमा आ गया, कर्क। 7वें घर में शनि लग्न का मालिक होकर उसके साथ आ गया। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर अपनी मतलब जिसको कहते हैं ना संप्रभुता स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ इतना वैमनस्य किया, इतना क्रिटिसाइज किया कि अंत में इनका सेपरेशन ही हुआ। और इनकी पत्नी जो थी वो काफी हार्टलेस थी। जबकि आप देख रहे हैं कि यहां पर चंद्रमा जो है वो अपनी राशि में शुरू में वो वाइफ जो थी वो काफी संवेदनशील थी, लेकिन ये जो लड़का था इसने तब उसके इमोशंस को नहीं समझा और धीरे धीरे ये एक अंदर से एक आप कहते हैं ना कटुता बढ़ती चली गई और अंत जो है इनकी पत्नी ने फिर तलाक लेकर किया। और इनका कहना है कि इनके जीवन में इनकी पत्नी ने जहर का काम किया है। देखिए ये ज्योतिष है, एक ग्रह एक जैसे फल नहीं देता क्योंकि उसके साथ कई सारे पैरामीटर्स जुड़े होते हैं। नक्षत्र, डिग्री, राशि परिवर्तन, आपस की मैत्री, परमानेंट मैत्री, तात्कालिक मैत्री, किसी भी ग्रह को और किसी भी योग को आप अच्छा बुरा ना समझे, अच्छी तरह उसकी एनालिसिस करें और तब कोई प्रिडिक्शन दे। तो ये थी मेरी एनालिसिस शनि और चंद्रमा के कंजंक्शन पर। आशा है आपकी कुछ भ्रांतियां आज अवश्य दूर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।